हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। इसके पिछले दूसरे वीडियो में मैंने आपको कार्बनिक पदार्थों के संरचनात्मक निरूपण के बारे में बताया है और साथ में कार्बनिक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं इनका हमने वर्गीकरण देखा। और उसमें हमने ये देखा कि कार्बनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, श्रृंखला वाले यानी विपरीत जिसमें कोई चक्र नहीं होता, अचक्री वाले, और दूसरे चक्र वाले जैसे कि बेंजीन रिंग एक प्रकार का चक्र होता है। तो उस टाइप के कार्बनिक पदार्थ ये दूसरे प्रकार में आते हैं। तो अब पहला है इसमें अचक्री अथवा विपरीत श्रृंखला यौगिक। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वे कार्बनिक पदार्थ जिनमें कोई चक्र नहीं है, बेंजीन रिंग जैसा कोई चक्र नहीं है और सीधी श्रृंखलाएं हैं, उनमें शाखाएं हैं, तो उनको हम विपरीत कहते हैं। विपरीत का मतलब होता है खुला और चक्र का मतलब होता है उसमें बंद। ठीक, इन यौगिकों को एलिफैटिक भी कहा जाता है, वशी यौगिक कहा जाता है, जिसमें सीधा या शाखित श्रृंखला यौगिक होते हैं। इनको वशी यौगिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह से वसा होती है, वसा में वशी अम्ल होते हैं और उसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है, उसी तरह से इसमें भी आगे चल के कार्बन की संख्या बढ़ते चली जाती है, इनकी एक श्रृंखला बनती है और इसी से वसी अम्ल भी बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एथेन, इसमें दो कार्बन है, एथेन CH3CH3। आइसोब्यूटेन, देखिए यहाँ पर IUPAC नाम अलग ढंग से लिया जाता है और साधारण नाम अलग ढंग से लिया जाता है। साधारण नाम जब हम लिखते हैं तो उसमें हम श्रृंखला के भी कार्बन परमाणुओं को जोड़ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसमें लिखा है ब्यूटेन, क्योंकि इसमें 1, 2, 3 और 4 कार्बन परमाणु हैं, तो साधारण नाम में हमने इसको कहा आइसोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन परमाणु यहाँ पर शाखा में लगी हुई है। और उसी तरह से अगर यहाँ पर दो कार्बन रहता शाखा में तो हम इसे नियो कहते हैं, लेकिन वो फिर नियो पेंटेन हो जाता, क्योंकि एक कार्बन और बढ़ गया रहता तो 5 कार्बन हो जाते, इसलिए वो नियो पेंटेन हो जाता। ठीक है, तो आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, नियो पेंटेन इस टाइप के बनते हैं। लेकिन जब हम IUPAC लिखते हैं तो IUPAC में साइड वाले जो कार्बन हैं उनको हम मेन श्रृंखला में नहीं जोड़ते। जैसे यहाँ पर 1, 2 और 3, ये 3 कार्बन वाले ही पदार्थ कहलाते और ये एक प्रकार का प्रोपेन होता और प्रोपेन के दूसरे कार्बन पे एक मेथिल ग्रुप जुड़ा होता, तो 2 मेथिल प्रोपेन लिखते हम इसको, मतलब मुख्य इसको प्रोपेन मानते, भले उसमें एक मेथिल अलग से जुड़ा हुआ, लेकिन साधारण नाम में हमने इसको ब्यूटेन के कैटेगरी में रखा और इसको आइसोब्यूटेन कहा है हमने। यहाँ पर एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप एल्डिहाइड का होता है, तो दैट इज यहाँ पर है CH3CHO और ये हो जाता है एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम IUPAC में एसीटोन के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए एसिटिक अम्ल, CH3COOH। COOH जो समूह है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है, जिसमें भी रहता है वो एसिड होता है। सो साधारण नाम है इसका एसिटिक एसिड और IUPAC में हम इसको एथेनोइक एसिड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु हैं तो उसके हिसाब से एथेन और ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पर एसिड ग्रुप है तो एथेनोइक एसिड कहलाता। दूसरा प्रकार है चक्री या बंद श्रृंखला। अभी आपने पहले में देखा कि इसमें चक्र नहीं था, लेकिन अब इसमें देखेंगे कि इस तरह से चक्र होते हैं। अब देखिए चक्र भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले प्रकार के चक्र जिसमें जो अंदर मतलब ये जो बंध हैं इसमें आपको डबल बंध ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, 1-8 डबल बंध देखने को मिल सकते हैं। और दूसरे प्रकार में जब हम देखेंगे तो इसमें डबल बंध अल्टरनेटिव सब में मिलेंगे। तो जिनमें इस तरह से डबल बॉन्ड होते हैं, द्विबंध होते हैं, उनको हम लोग एरोमेटिक में गिनेंगे, एरोमेटिक जिसमें डबल बंध होते हैं। और जिनमें इस तरह से डबल बंध नहीं है पूरी तरह से, उन्हें हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक दोनों में चक्र है, लेकिन एलिसाइक्लिक के चक्र में डबल बंध आपको अल्टरनेट देखने को नहीं मिलेंगे, एक के बाद एक देखने को नहीं मिलेंगे।
उसे एलिसाइक्लिक कहेंगे। और जिसमें अल्टरनेट एक के बाद एक आपको डबल बंध देखने को मिलेंगे उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं एलिसाइक्लिक, इसमें जिसको एलिफेटिक चक्रीय यौगिक में कार्बन परमाणु जुड़कर एक समचक्रीय होमोसाइक्लिक वलय बनाते हैं। होमोसाइक्लिक, अब देखिए इसमें जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। आप ये चक्र के बारे में आप समझ लीजिए पहले कि कोने कोने में कार्बन होते हैं। अब कार्बन में आप देखिए कि दो बंध पहले से बने हैं, तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2, मतलब H2 ऐसे लिखे रहेगा। ठीक है, ये कार्बन है इसके साथ H2, ये कार्बन है इसके साथ H2, और ये कार्बन है इसके साथ भी H2 लिखा हुआ रहेगा। इसमें भी वैसे ही हर कोने पे एक एक कार्बन है और सब में H2 रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। तो इस कार्बन में इधर एक बंध है, इधर दो बंध है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, और यहाँ पर दो, और यहाँ पर दो। ठीक है, आपको कार्बन में टोटल 4 बंध बनाने हैं। तो इस कार्बन में दो बंध इधर और एक बंध इधर, 3 बंध ऑलरेडी। इसमें भी 3 बंध है तो एक हाइड्रोजन, लेकिन बाकी में 2 हाइड्रोजन। तो ये देखिए कि चूंकि 3 कार्बन वाला है, ये 6 कार्बन वाला है, ये भी 6 कार्बन वाला है, तो 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं। अब साइक्लो है चूंकि साइकिल में है, और ये भी साइक्लोहेक्सेन है चूंकि साइकिल में है, और ये हेक्सीन कहलाएगा क्योंकि एक डबल बंध यहाँ पर है। आपको पता है कि कहीं पर एक डबल बंध है, हेक्सेन हेक्सीन, इस तरह से अपन एल्केन एल्कीन एल्काइन जो पढ़ते हैं, तो एल्कीन जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसा नहीं कहते हैं। तो एक डबल बंध है वहाँ पर, या 2 डबल बंध है, 3 डबल बंध भी हो सकते हैं। तो उनको हम लोग यहाँ पर इन शब्द से, एल्कीन शब्द से निकालते हैं। तो यहाँ पर एक डबल बंध है, साइक्लोहेक्सीन। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ पर एक शब्द और लिखा कि एलिसाइक्लिक में एक तो समचक्री है। समचक्री का मतलब ये है कि ये जो चक्र है इसके अंदर सिर्फ कार्बन है। देखिए सिर्फ कार्बन है, इसलिए ये समचक्री हुआ। ठीक है, और अगर इसमें चक्र के अंदर कार्बन के अतिरिक्त कोई दूसरा भी तत्व जुड़ा रहे तो हम उसे विषम चक्री कहते हैं। उसमें समचक्री था, ये विषम चक्री है। जैसे यहाँ पर तो कार्बन है, आप देख सकते हैं, लेकिन इस कोने पे एक ऑक्सीजन है, इसलिए ये विषम चक्री हो गया। ये देखिए विषम चक्री, जबकि इधर सिर्फ कार्बन कार्बन है, इसलिए समचक्री है। इस बात को पिछले क्लास में मैंने आपको बताए हैं। कभी कभी वलय में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु जुड़कर विषम चक्री वलय बनाते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, यहीं पर अगर कार्बन होता तो ये साइक्लोपेंटेन हो जाता, लेकिन कार्बन की जगह यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, इसलिए ये फ्यूरेन है और टेट्राहाइड्रो है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, क्योंकि यहाँ कोने कोने पे हाइड्रोजन है, फिर इनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या फ्यूरेन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये एलिफेटिक यौगिकों के समान कुछ गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। देखो, भले ये हैं कि ये चक्र वाले ये हैं, भले ये चक्र में है, लेकिन इनके गुणधर्म बिना चक्र वाले विपरीत श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों के जैसे कुछ कुछ होते हैं, क्योंकि भले ही चक्र में है लेकिन इनके भी अंदर डबल बंध अधिक नहीं है, इसलिए खुले श्रृंखला वालों के जैसे ही व्यवहार करते हैं। अब मैंने आपको कहा कि चक्र में अगर अल्टरनेट डबल बंध है, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी पूरा डबल बंध अल्टरनेट बने हुए हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं एरोमेटिक, और जिसमें नहीं थे डबल बंध वो एलिफेटिक थे। एरोमेटिक यौगिक एक विशेष प्रकार के यौगिक हैं जिनके विषय में आप एकक 13 में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम अगले चैप्टर में, ये 12वां चैप्टर है, 13वें चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल बात करेंगे। इनमें बेंजीन तथा अन्य संबंधित चक्रीय यौगिक बेंजल्डिहाइड सम्मिलित हैं, बेंजेनॉइड सम्मिलित है। तो बेंजीन रिंग और उससे जुड़े हुए कोई चीज़ है तो बेंजेनॉइड है ना, अभी बताऊंगा। एलिसाइक्लिक यौगिकों के समान एरोमेटिक यौगिकों की वलय में विषम परमाणु हो सकते हैं। यहाँ पर भी समचक्री विषम चक्री हो सकते हैं। ऐसे यौगिकों को विषम चक्री कहेंगे। इन यौगिकों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए,
ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये बेंजीन है, 6 कार्बन है और हर कार्बन में यहाँ पर एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो 3-3 बंध सभी में है, तो एक एक बंध यहाँ पर बनाने के लिए एक एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन से। तो ये बेंजीन की संरचना है। अब बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हटा के, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है उसको हटा के हमने NH2 जोड़ दिया है। अब इस NH2 के कारण से ये हो गया एनिलीन, एनिलीन कहलाता है ये। और उसी तरह से 2 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दें तो ये नैप्थलीन कहलाता है, और 3 को जोड़ दें तो एंथ्रेसीन कहलाता है। इसमें नहीं दिया है, एंथ्रेसीन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है अबेंजेनॉइड यौगिक। इसमें आप देखिए एक ट्रोपोन है, ट्रोपोन। ये आपको रिंग ऐसे देखने से एक नज़र में आपको लग रहा है कि बेंजीन रिंग जैसा ही है, लेकिन नहीं है। आप जरा गिनिए, देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, इसमें 6 इसमें 7 कार्बन। समझ में आया अंतर क्या है? अगर हम किसी को बेंजेनॉइड यौगिक बोल रहे हैं, जैसे बेंजीन है, एनिलीन है, नेप्थलीन है, ये बेंजेनॉइड है क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ कोई दूसरा चीज जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें एक बेंजीन रिंग के साथ दूसरा जुड़ा है, तीसरा भी जुड़ा हो सकता है। तो जिसमें बेंजीन रिंग के साथ कोई चीज जुड़ा है उसे हम बेंजेनॉइड कहेंगे। लेकिन अगर उसमें बेंजीन रिंग के अलावा कोई दूसरा रिंग है तो एरोमेटिक तो हुआ लेकिन बेंजीन नहीं है, इसलिए नॉन बेंजेनॉइड हुआ, अबेंजेनॉइड हुआ। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ट्रोपोन में यहां पर 7 कार्बन है, तो ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, यहां पर 7 कार्बन है, इसलिए ये अबेंजेनॉइड है, नॉन बेंजेनॉइड है। एक नजर देखने में ऐसा लग रहा है कि बेंजीन रिंग ही है, लेकिन नहीं है। तो ये तो सब समचक्री हुए। समचक्री कैसे? क्योंकि इनके केंद्र में तो सभी जगह कार्बन ही है। ठीक है, इसमें भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन ही है, केंद्र में कार्बन है। लेकिन अब देखिए यहां पर केंद्र में कार्बन के अलावा कोई दूसरी चीज भी है। जैसे इस कंपाउंड को आप कभी शायद पढ़े होंगे, इसका नाम है पिरिडीन। यहां पर एक कार्बन को, जो 6वां कार्बन है, उसकी जगह में यहां पर नाइट्रोजन जुड़ा है, पिरिडीन। थायोफीन भी शायद आप पढ़े होंगे, थायोफीन, जहां पर सल्फर है, ये 5 कार्बन वाले में सल्फर है, और ये फ्यूरेन है। वहां पर आपको ध्यान होगा हमने टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन पढ़ा था, यहां पर हम फ्यूरेन पढ़ रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है कि वहां पर ये डबल बंध नहीं थे, इसलिए वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन थे। यहां पर डबल बंध है, अल्टरनेट, इसलिए ये फ्यूरेन है, ये थायोफीन है। और ये देखिए फ्यूरेन और थायोफीन में अंतर क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन का। थायो का मतलब सल्फर होता है, पता है? थायो कहीं पर भी लिखा है तो समझ लो सल्फर है, तो यहां पर सल्फर है और ये थायोफीन है। तो इनमें चूंकि केंद्र में कार्बन की बजाय कोई दूसरा चीज भी जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये विषम चक्री है। ठीक, कार्बनिक यौगिकों को क्रियात्मक समूह के आधार पर सजातीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। होमोलॉगस सजातीय श्रेणी, जैसे मान लो आप एल्कोहल श्रेणी देखते हो, तो एल्कोहल श्रेणी में आप CH3OH लिख देते हो, है ना, फिर CH3CH2OH लिख देते हो, फिर एक और OH बढ़ा के, फिर एक और ऐसा OH बढ़ाते हो, CH2 बढ़ाते रहे। ठीक है, तो इसमें 1 कार्बन है, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, फिर 5 कार्बन, फिर 6 कार्बन, ऐसा, और सभी OH एल्कोहल है। तो ये सजाती श्रेणी हुई। तो सजाती श्रेणी का मतलब है जिसमें किसी कंपाउंड में कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन वो मुख्य जो क्रियात्मक समूह है वो सब में समान है। जैसे यहाँ पर 1 कार्बन के साथ OH है, 2 कार्बन के साथ OH है, 3 OH क्या है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह किसको कहते हैं? किसी भी कार्बनिक पदार्थ की जो मुख्य गुण है उसको निर्धारित करने वाले समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं, जो उसके रासायनिक और भौतिक क्रिया को नियंत्रित करता है, उसके आधार पे होता है वो क्रिया। जैसे मान लो किसी कंपाउंड में OH जुड़ा है तो वो एल्कोहल कहलाता है, क्योंकि एल्कोहल जैसा बिहेव करता है। किसी में CHO जुड़ा है तो CHO एल्डिहाइड जैसा बिहेव करेगा, CO जुड़ा है तो कीटोन जैसा बिहेव करेगा।
तो वो उसकी क्रियात्मक समूह है। जैसे OH है, CHO है, CO है, ये क्रियात्मक समूह है, क्योंकि उस समूह के जुड़ जाने से वो जो कार्बनिक पदार्थ है उस समूह के आधार पे क्रिया करने लगती है, चाहे वो रासायनिक क्रिया कर रही है या भौतिक क्रिया कर रही है, वो उस क्रियात्मक समूह के आधार पे क्रिया करेगी। ठीक है, तो उनको हम लोग यहां पर क्रियात्मक समूह कहेंगे। क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह, जो मैंने अभी आपको बताया उसी को समझा रहा है। किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों में अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है, या प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो जिसके कारण से उसके रासायनिक गुण नियंत्रित होते हैं वो क्रियात्मक समूह। जैसे हाइड्रोक्सिल समूह OH एल्कोहल बना देता है, एल्डिहाइड CHO बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH ग्रुप से बन जाता है, वैसे कीटोन है CO ग्रुप से, एमिनो है NH2 ग्रुप से। तो ये क्रियात्मक समूह है। सजातीय श्रेणी मैंने बताया, जिनमें कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी लेकिन मुख्य क्रियात्मक समूह एक ही रहेगा। जैसे OH सभी में रहेंगे लेकिन कार्बन 1 2 3 4 5 बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो सजातीय श्रेणी बनाते हैं। इसके सदस्यों को सजात या होमोलॉगस कहते हैं। जैसे मैंने अल्कोहल बताया, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, ऐसा उसमें कार्बन की संख्या एक बढ़ते गई लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह एक ही है, तो एक दूसरे के होमोलॉगस हैं। सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, CnH2nOH, ऐसा है ना। जब हम इसको करते हैं तो CnH2nOH ऐसा हम लिख सकते हैं, प्लस, है ना। जैसे मान लो हमने CH3OH लिखा ऐसा, तो CnH2n+1OH रहता है ना, +1OH। ठीक है, तो हम एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभी हम उस पर आगे बात करेंगे और अधिक। इसके क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है, मतलब एक CH2 बढ़ता जाएगा सभी में। कार्बनिक यौगिकों की कई सजातीय श्रेणियां हैं, इनमें से कुछ हैं एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्केन जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वैसी एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, वैसी इथाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ये एल्केन, एल्किन, एल्काइन है ना। उसके बाद एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड कब कहेंगे? जैसे कि CH3Cl, ये एल्किल हैलाइड में मेथिल क्लोराइड है। फिर CH3, CH2Cl, ये भी हो गया, तो एक CH2 बढ़ गया, ऐसा है ना। एल्केनॉल, मैंने आपको एल्कोहल बताया कुछ देर पहले कि एल्कोहल में भी इस तरह से OH सभी में रहेगा लेकिन CH3, CH2, CH2, CH2 बढ़ता जाएगा। एल्केनल, एल्केनल होते हैं एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप रहता है, एल्डिहाइड। और एल्केनोन होते हैं कीटोन जिसमें CO ग्रुप होता है ना। इसमें अंत में CHO, जैसे एल्कोहल में OH ग्रुप रहता है, इसमें CHO रहता है, इसमें CO ग्रुप रहता है। इसमें एल्केनोइक एसिड में COOH रहता है, एल्केनोइक एसिड COOH रहता है। एमीन, इसमें NH2 रहता है। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं और उसमें कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, उस सीरीज में कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी। यह भी संभव है कि किसी यौगिक में दो या अधिक समान अथवा भिन्न भिन्न प्रक्रियात्मक समूहों या बहुक्रियात्मक यौगिक प्रदान करते हैं। अब कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के हैं, एक जिसमें एक ही क्रियात्मक समूह है, जैसे अंत में OH जुड़ा है, COH जुड़ा है या CHO जुड़ा है, कुछ भी एक जुड़ा है। ठीक, ये सिंगल वाला हुआ। लेकिन हो सकता है कि उसमें पूरे चेन में 2, 3, 4 क्रियात्मक समूह जुड़े हों। अब जो एक से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़े हैं तो एक ही प्रकार का भी हो सकता है, जैसे 3 या 4 या 5 OH जुड़े हों, ऐसा भी हो सकता है, यानी एक ही प्रकार का हो सकता है। या एक से अधिक प्रकार का भी हो सकता है, जैसे एक OH जुड़ा है, एक COOH भी जुड़ा है, एक CHO भी जुड़ा है, एक CO भी जुड़ा है, एक NH2 भी जुड़ा है, ऐसा। मतलब ये जो क्रियात्मक समूह है
ये एक या अधिक जुड़े हो सकते हैं, और अगर अधिक जुड़े हैं तो एक ही प्रकार का भी हो सकता है या इनमें से अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है। क्रियात्मक समूह की संख्या किसी में भी। अब इसमें कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, मतलब किस तरह से कार्बनिक यौगिकों का नाम हम रखते हैं। ठीक है, तो एक तो साधारण नाम है जो हमने पहले देखा कि आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इस टाइप का नाम रखते हैं। और दूसरा होता है IUPAC, जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा अभी किए हैं, थोड़ी सी और बात हम करते जाएंगे। कार्बनिक रसायन लाखों कार्बनिक यौगिकों से संबंधित है। उनकी स्पष्ट पहचान के लिए यौगिकों के नामांकन की एक सुव्यवस्थित विधि विकसित की गई है, जिसे IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री विधि कहते हैं। एक्चुअली ये एक कमिटी है, ठीक है, साइंटिस्ट लोगों की एक समूह है जो ये सबको निर्धारित करता है कि हम नामकरण कैसे करेंगे, उसके लिए नियम कानून बनाता है और उनमें बदलाव भी करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि 1993 से पहले, 1993 से पहले, जिस समय हम लोग पढ़ते थे 11वीं 12वीं में, उस समय की जो नामकरण पद्धति थी, IUPAC की बात कर रहा हूं मैं, वो IUPAC की नामकरण पद्धति में 1993 में बदलाव हुआ। और कई चीज़ों को जो हम पहले लिखते थे, जैसे हम लिखते थे 3-मेथिल ब्यूटेन, ठीक है, तो N3-मेथिल, इस टाइप से हम बाद में लिखना शुरू किए बहुत सारी चीज़ों को। तो 1993 में बड़ा बदलाव हुआ था नामकरण पद्धति में। इस सुव्यवस्थित नामांकन प्रणाली में यौगिकों के नाम को उसकी संरचना से सहसंबंधित किया गया है, जिससे पढ़ने या सुनने वाला व्यक्ति यौगिकों के नाम के आधार पर उनकी संरचना उत्पन्न कर सके। इसमें दोनों विशेषताएं होनी चाहिए। अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया गया तो आप उस कंपाउंड की IUPAC नाम लिख सकें, और अगर आपको IUPAC नाम दे दे तो आप उस कंपाउंड की संरचना सूत्र लिख सकें। ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट के लिए जरूरी होती है, सिखाई जाती हैं। IUPAC पद्धति से पूर्व कार्बनिक यौगिकों का नाम उनके स्रोत अथवा किसी गुण के आधार पर दिया जाता था। पहले के कार्बनिक यौगिकों को शुरू में जिस चीज़ से निकाला गया, जैसी उनकी विशेषताएं थी, उनके आधार पर नाम दे दिया गया था। जैसे साइट्रिक अम्ल का नाम उनके साइट्रस फलों में पाए जाने का कारण दिया गया है। साइट्रस फल किसको कहते हैं? खट्टे फलों को। नींबू, संतरा, मौसम्बी, इनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो साइट्रिक फलों में पाया जाता है, इसलिए उसका नाम साइट्रिक अम्ल रख दिया गया। वैसे फार्मिक अम्ल का नाम चींटियों के से रखा गया है। चींटियों में फार्मिक अम्ल होता है और चींटियों को फार्मिका कहा जाता है। ये देखिए, लाल चींटी में पाए जाने वाले अम्ल का नाम फार्मिक अम्ल दिया गया है, क्योंकि चींटी के लिए लैटिन शब्द फार्मिका का मतलब है चींटी। ठीक है, यह नाम पारंपरिक है। ये रूढ़ यानी ट्रिवियल अथवा सामान्य कॉमन नाम कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिकों के नाम ट्रिवियल या कॉमन नेम यानी कि रूढ़ पद्धति, रूढ़ का मतलब होता है पुरानी पद्धति, जिसको ट्रिवियल कहते हैं, और नई पद्धति को हम IUPAC कहेंगे। वर्तमान समय में भी कुछ यौगिकों को सामान्य नाम दिए जाते हैं, जैसे कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त कार्बन के एक नवीन रूप C60 गुच्छे क्लस्टर का नाम बकमिंस्टर फुलरिन नाम दिया गया है। बकमिंस्टर फुलरिन नाम दिया गया है क्योंकि इसकी आकृति अल्पांतरिक गुंबदों जियोडेसिक डोम्स से मिलता जुलता है। मतलब क्या है? जैसे कि आप मस्जिद के ऊपर डोम देखते हैं, उस टाइप का इसका आकार होता है। प्रसिद्ध अमेरिकी वास्तुशिल्पी R. बुकमिंस्टर फुलर ने इन्हें लोकप्रिय किया था, इसलिए इसका नाम बुकमिंस्टर फुलरिन नाम दिया गया, क्योंकि बुकमिंस्टर फुलर एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उसी के नाम पे फुलरिन नाम C60 वाले को दिया गया है। कुछ यौगिकों के संबंध में IUPAC नाम अधिक लंबे अथवा जटिल होते हैं, इस कारण भी उनका सामान्य नाम रखना आवश्यक हो जाता है।
क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा नाम दिया गया है IUPAC में तो आपको साधारण नाम रखना ही पड़ेगा। कुछ कार्बनिक यौगिकों के सामान्य नाम सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, तो हम IUPAC नामकरण को अब अगले क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे कि किस तरह से नामकरण किया जाता है, क्योंकि अब इसकी एक कंटिन्यू स्टडी होनी जरूरी है। इस क्लास में फिर बीच में ब्रेक हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।